फ्रेश नोटबुक निकालिए होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले, फिर बाद में मेरा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पेज पे ऑफ अ फ्रेश नोटबुक ऑब्वियसली फटाक से यहाँ पे इंडेक्स कॉपी करिए, सिर्फ चैप्टर के नाम बोल रहा हूँ। सातों नाम एक बार लिख लो, फिर अपन उसके आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे सातों नाम, सिर्फ नाम लिखना है, पेज नंबर मत लिख देना, सिर्फ नाम। मैं नाम बोल रहा हूँ एक बार। फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेकेंड चैप्टर का नाम आप लिख सकते हैं फटाक से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत लोगों ने लिख लिया होगा। तीसरे का नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फोर्थ चैप्टर का नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिफ्थ चैप्टर का नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सिक्स्थ चैप्टर का नाम कंपनीज एक्ट 2013, सिक्स्थ चैप्टर का नाम कंपनीज एक्ट 2013। और लास्ट सेवन चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आ गया, सामने भी आ गया। देख लो स्पेलिंग गलत ना हो आपकी, एक बार चेक कर सकते हैं। यार वो बैग नीचे रख दें, देखो प्रॉब्लम होगा। नीचे रख दे आराम से, मेरा ही है, नीचे रख दे। थैंक यू। 7 चैप्टर्स देख लो एक बार, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और अपने सातों नाम लिख लिया हूँ, मैं वेट करता हूँ आराम से। डन। आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ पे हेडिंग देंगे पेपर पैटर्न। जल्दी, हेडिंग वुड बी पेपर पैटर्न। इसके अंदर बात करते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी एंड सी। सर टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स आएगा वो सब कुछ फिक्स्ड है। तो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पूरा पैटर्न समझ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए आपके एग्जाम में आएगा, दैट विल बी फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपने अभी इंडेक्स में नाम लिखा है ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा। 1 का जो बी है वो आपके कंपनीज एक्ट से आएगा। 1 का सी आपके पार्टनरशिप चैप्टर से आएगा। 2 का ए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आएगा। बी कंपनीज एक्ट से आएगा। एंड सी LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने लिखा है जो आगे, वहां से आएगा। थर्ड पार्टनरशिप कंपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फोर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिफ्थ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड लास्ट में नेगोशिएबल
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑप्शन आएगा अंदर अंदर। एंड लास्ट वाला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये आपका पेपर पैटर्न होगा, पहले से फिक्स है कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से आएगा। मार्क्स की बात कर लेते हैं सर एक बार। 7, 7, 6, 7, 7, 6, 5 क्वेश्चन तक यही चलता रहेगा। 7, 7, 6, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, लास्ट में चेंज हो जाएगा 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। वेटिंग आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लिख लिया? आगे बात करते हैं। हमने ये सब क्यों बनाया? एक ओवरव्यू लेने का कि सर हमारे कौन से चैप्टर्स हैं, किसका कितना वेटेज है, तो हम एक एक करके अब वेटेज काउंट करते हैं। सर सबसे पहले दिखा है मुझे ऊपर चैप्टर जो हमने लिखा है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मुझे दिख रहा है कि सर उसके एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। आपको भी दिख रहा है अब तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। फिक्स वेटेज है 6 मार्क्स का। तो जहाँ पे आपने इंडेक्स बनाया ना, वो बनाने का कारण था वहाँ पे वेटेज लिखना 6 मार्क्स, इसलिए आपसे मैंने इंडेक्स बनवाया था कि मैं सामने उसका वेटेज लिख सकूँ। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स फिक्स है, 6 मार्क का ही आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट चैप्टर मुझे दिख रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के हर क्वेश्चन के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा। क्वेश्चन 1 का ए, 3 का सी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का बी। सर टोटल करो ना एक बार, मैंने तो कर लिया, 32 हो रहा है। देख करते हैं एक बार। 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 6 26 + 6 32। आपने भी टोटल कर लिया होना चाहिए अब तक, ठीक है। मार्क करता हूँ ना आपके लिए, रुक। ये ठीक है, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा एंड ये रहा, ठीक है। टोटल किया हमने, टोटल आया सर 32 मार्क्स। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 32 मार्क्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नीचे आते हैं सर। नेक्स्ट दिख रहा है मुझे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बताओ मुझे कितना टोटल आ रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का टोटल कितना आ रहा है? मैं नहीं कर रहा। 21 इज राइट आंसर। ऊपर जाते हैं और फटाक से लिख देते हैं वहाँ पे 21 मार्क्स। पार्टनरशिप का करिए, 20 आना चाहिए। चेक करो एक बार, पार्टनरशिप शुड बी 20 मार्क्स। 20 हो रहा है। ऊपर आते हैं और लिख देते हैं सर यहाँ पे 20 मार्क्स। एलएलबी का सर सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, विच इज कहाँ गया बे? सेकेंड का सी, 6 मार्क्स, सिर्फ एक क्वेश्चन, 6 मार्क कंफर्म। कंपनीज 21 होना चाहिए, ईजी है निकालना। 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी, 7 7 7 21। यहाँ आया मैं और लिखा मैंने यहाँ पे 21 मार्क्स। लास्ट नेगोशिएबल से 2 क्वेश्चन दिखे सर मुझे, 4 का बी दिख रहा है और 6 का ए दिख रहा है। सर टोटल करें 14 मार्क्स। डन सर। अब करते हैं अपन ग्रैंड टोटल। 120 आना चाहिए। देखिए एक बार, 6 + 32 38, 38 + 21 59, 59 + 20 79, 79 + 6 85, 85 + 21 106 + 14 120। 120 होना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पे 120 मार्क्स। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज, सर पेपर तो 100 मार्क का आता है, यहाँ पे 120 कैसे हो रहा है? द आंसर इज, एक क्वेश्चन ऑप्शन में है सर। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अपन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पहले ही लेक्चर के अंदर। यहाँ नीचे लिख देता हूँ।
आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मतलब वो आपको अटेंड करना ही है, कंपलसरी है वो। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से आपको कोई भी 4 करने होते हैं, एनी 4 क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन आप पूरा पूरा ऑप्शन में छोड़ सकते हो। नोटिस करना यहाँ पे हर क्वेश्चन 20 मार्क का है, हर क्वेश्चन 776 लास्ट में 767, हर क्वेश्चन 20 मार्क का है। तो सर टोटलिंग करें अगर, तो ये 20 हो गया क्वेश्चन 1 कंपलसरी, और ये 20 इंटू 4 हो गया 80, हो गया सर आपका टोटल 100 मार्क्स। फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा। बाहर मार्केट में लोगों को ये सब नहीं पता है, आपको पहले लेक्चर से पता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। दिस इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने, ठीक है, पूरा का पूरा। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। मैं इंडेक्स पे आया, ठीक है, दिमाग लगाते हैं, सी करें अपन, दिमाग का यूज़ करते हैं। सर मुझे ऐसा दिख रहा है जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर रफली 10 पेज है, ठीक है, रफली बोल रहा हूँ, ग्रॉस लिख देता हूँ मैं सबके सामने, नंबर ऑफ पेजेस भी 10 पेज, आप मत लिखना। सेकंड पे आते हैं 151 पेज, नेक्स्ट में 54 पेज, 40 पेज, 13, 34 एंड लास्ट में 19, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, बड़े मार्क्स वाले चैप्टर की बात करते हैं। 32, 21, 20 और 21, बाकी तो छपरी है, 6 धमाका हो जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। बड़े चैप्टर मुझे 4 दिख रहे हैं, फोकस करते हैं। सर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 40 पेज पढ़ के मुझे 20 मार्क आ रहे हैं, तो मैं रफली ऐसा बोल सकता हूँ 2 पेज पढ़ के 1 मार्क आएगा, एवरेज, नॉर्मल एवरेज कर रहे हैं अपन, दिमाग लगा रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, सर 54 पेज पढ़ के 21 मार्क्स आएगा। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं एक बार, थोड़ा दर्द होगा। 151 पेज पढ़ के 32 मार्क्स आएगा, मतलब रफली 5 पेज पढ़ेंगे ना तो 1 मार्क कवर होगा, नॉर्मल एवरेज बता रहे हैं आपको। फिर आते हैं अपन कंपनीज एक्ट के ऊपर, सबसे कम पेजेस 34, मार्क्स 21। एक बार देख के ऐसा लगेगा यार कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा सा दर्द है, मैं मानता हूँ हाँ दर्द है। किसको बोलते हैं भाई 150 पेज, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है 150 पेज, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए 150 पेज के अंदर। पर आप ये नोटिस करो कि सर 32 मार्क्स है वो तो ठीक है, गलती से भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हल्के में लेते हैं ना, वाट लग जाएगी। मुझे सर हर जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिख ही रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है सर, एवरीवेयर इट इज़ देयर। तो गलती से भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ नहीं सकते। मैं बाकी क्लासेस की बात करूं, अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूं मैं, हर क्लासेस अपना लेक्चर स्टार्ट करती है लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अपने दोस्तों से पूछ लेना जो दूसरे क्लासेस में हैं, वो बताएंगे आपको कि हमारे क्लास के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करा। हम नहीं करेंगे, मैं थोड़ा उल्टा पैदा हुआ था, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से शुरू नहीं करेंगे सर। मैं आपको रीज़न भी दूंगा आप सबके। सर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको उसके 3 रीज़न देता हूँ, आपको वाजबी लगे तो देखना, नहीं तो अपन भी बाकियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 3 रीज़न ऑफ स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट। रीज़न नंबर 1, सर कंपलसरी क्वेश्चन में है सर, वो तो पार्टनरशिप भी है कॉन्ट्रैक्ट भी है, आता हूँ। तो पहला रीज़न बताया मैंने आपको कि सर ये कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाला है। सेकंड रीज़न पे आते हैं, आप सीए फाउंडेशन से जब आप सीए इंटर में जाएंगे तो सीए इंटर के अंदर आपका यही कंपनीज एक्ट 70 मार्क्स का आएगा, 70। फिर जब आप सीए फाइनल में जाएंगे यही कंपनीज एक्ट आपका 100 मार्क्स का आएगा। तो जो अभी वेटेज रखा है 21 मार्क का, वो आगे जाके 70 मार्क और उसके आगे जाके 100 मार्क का वेटेज रखेगा। तो अगर मेरा बेस क्लियर है तो मेरे लिए इंटर और फाइनल आसान होगा, है ना। आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ना कि फाउंडेशन करके बस हो गया सीए, लॉन्ग टर्म, हाँ फाइनल तक जाने का अपन को। तो आगे जाके ये इतना हाई वेटेज रखने वाला है। बाकी जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको वापस कभी नहीं पढ़ना, ये आपको वापस कभी नहीं पढ़ना, ना इंटर में ना फाइनल में। सेल्स ऑफ गुड्स है कभी नहीं पढ़ना, पार्टनरशिप आपको कभी नहीं पढ़ना, नेगोशिएबल आपको कभी नहीं पढ़ना। एलएलबी इंटर में आएगा, उसकी औकात कम हो जाएगी। यहाँ 6 मार्क का है, इंटर में खाली 5 मार्क का है। चिंदी बात नहीं करते अपन, ठीक है, बड़ी बात करते हैं।
70 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। ये आपको हमने दूसरा रीज़न बताया। तीसरा रीज़न आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सबसे कम नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए 34 पेजेस पढ़ने और 21 मार्क्स आएंगे। सो 3 गुड रीजंस टू स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट। जैसे ही कंपनीज एक्ट खत्म होगा देन वी माइट स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी लोगों की तरह। पर पहले कंपनीज एक्ट के अपन 21 मार्क्स जेब में रख लेंगे, ठीक है। तो वेयर वी विल स्टार्ट विथ इज कंपनीज एक्ट। तो आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वहाँ पे हेडिंग आएगी कंपनीज एक्ट 2013। जल्दी करिएगा, द हेडिंग विल बी कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। इसको ख़त्म करने में हमें लगेंगे 16 घंटे, 16 आवर्स, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। हेडिंग दीजिएगा कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ से वी विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। ये आपका बेसिकली सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बता दिया आपका पेपर पैटर्न, उसका वेटेज एंड सीक्वेंस ऑफ डूइंग द चैप्टर्स लॉजिकली। सब्जेक्ट का इंट्रो हो गया सर। इसको हटाता हूँ मैं। शॉर्ट में मेरे बारे में बता देता हूँ। शॉर्ट में ऐसे खुद की तारीफ क्या करने की, नाम पता होगा वैसे तो आपको, विश्वनाथ शर्मा, अजमेर से हूँ, ठीक है। व्हाटएवर, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ सर। बीकॉम एमकॉम रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड, सीए और अभी सीएफए पढ़ रहा हूँ और एलएलबी स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा अगर आप मिठी बाई कॉलेज में जाएंगे तो मैं आपको पे मिल जाऊँगा, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नरसिंह मोहन जी कॉलेज में जाएंगे वहाँ भी मैं आपको मिल जाऊँगा, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। सर क्या पढ़ाते हो? एफवाई और एसवाई बीकॉम। सर सब्जेक्ट मेरे को सिर्फ लॉ ही आता है, मुझे कुछ नहीं आता, और ऑनेस्टली बोलो मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लॉ ही आता है। तो यहाँ भी मैं, अगर आप यहाँ पे आते हो मिठी बाई एनएम में आते काफ़ी बच्चे, तो मैं आपको वहाँ पे बेसिकली लॉ पढ़ाऊँगा। अगर आप वहाँ पे आते हो तो आना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज अटेंडेंस 75% है कंपलसरी, डजंट मेक एनी सेंस। सीए करेंगे कि कॉलेज अटेंड करेंगे, क्या करना है बीकॉम का, ठीक है। हम साथ में कवर करेंगे टोटल 80 घंटे, 80 आवर्स पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए, 80 to 85 ऑन दी हायर साइड, ठीक है। बस हो गया, बस इतनी तारीफ बहुत है। वापस कंपनी सेक्ट में आ जाते हैं सर। आपको ऐसा सुनने को मिलेगा शायद दूसरे क्लासेस में जो बच्चे हैं उनसे, कि हमारे क्लास में हमको ऐसा बताया गया कि फाउंडेशन लेवल पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता सेक्शन नंबर्स को याद करना। इतना लॉ में सेक्शंस होते हैं, धारा बोलते हैं, धारा 420, ठीक है, सेक्शंस होते हैं। तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि यार सेक्शन नंबर आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेवल पे। मैं इससे नहीं मानता, अगेन मैं उल्टा पैदा हुआ। आप एक सच्चाई को समझने की ट्राई करो पहले लेक्चर के अंदर। मतलब हम आपको अच्छी बातें नहीं बता रहे, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि सर सीए का रिजल्ट आता है 20%, सीए फाउंडेशन का 20% रिजल्ट आता है। मतलब अगर मैं इस क्लास की बात करूं, क्लास में सपोज 30 बच्चे बैठे हुए हैं, पास कितने होंगे सर? 6। ये रियलिटी है। मैं आपको कोई ऐसे क्लास में बड़ी बात नहीं, हाँ अपन 30 के 30 पास हो जाएंगे, घंटा नहीं होंगे, मुँह पे बोल रहा नहीं होंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 30 में से 20 पास करवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये ICA का रिजल्ट है 6, हम 20 के आसपास आपको ले जाएंगे, मेरी गारंटी। 10 तो अभी भी फेल होंगे सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर, रिजल्ट इतना कम आता है। अब फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरह रहना है कि उस तरह रहना है, पास की तरफ या फेल की तरफ। अब वो पास और फेल डिसाइड कैसे होता है, अपन एक बार लॉजिकली सोचते हैं। 2 मिनट इमेजिन करो कि आप पेपर चेक करें, आपके सामने 2 पेपर हैं। एक पेपर में लिखा हुआ है एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डैश 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 डैश, आंसर लिखा हुआ है। और दूसरे पेपर में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट डैश 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 डैश। अब जब मुझे 100 में से 20 पास करने हैं, ऑप्शन बहुत कम है पास करने का, तो मैं ऑब्वियसली उसको पास करूंगा जिसने अच्छे से लिखा है। थोड़ी मेहनत लगेगी सेक्शन याद करने में, मैं नहीं बोल रहा ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट हमको सेक्शन नंबर याद करना है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, वो मैं कैसे करना है मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। पर आपका माइंड फ्रेम ऐसा होना चाहिए पहले लेक्चर के अंदर कि सर हमें बहुत मेहनत करनी है, पास हो जाएंगे पक्की बात है। मैं थ्रू आउट फर्स्ट टाइम पास हुआ हूँ,
आप भी हो जाओगे, बहुत ईजी है। चाहिए सिर्फ एक चीज़, डेडिकेशन। ठीक है, कोई यहाँ पे गुजराती है? गुजराती एनीवन? गुज्जू? આપણે ગુજરાતીમાં એક વર્ડ છે ધગસ, ખબર પડે ધગસ એટલે? હા, ખબર ના પડે બેન તને ધગસ એટલે? अंदर एक आग होनी चाहिए, आग कि अपने को सीए करने का, हैज़ टू बी मोटिवेशन, और वो इंटरनल होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको रोज़ आधे घंटे लेक्चर दूँ कि अपन सीए करेंगे, वो करेंगे, घंटा कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि भाई मुझे सीए करना है, बहुत पैसा है। ठीक है, तो व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस, हम फर्स्ट पेज पे, हर चैप्टर में अपन ऐसे करने वाले हैं, फर्स्ट पेज पे जितने भी उस चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं हम उसकी एक लिस्ट बना लेंगे पहले ही पेज पे, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। सर फ़ायदा क्या होगा, जब मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे रिवाइज करना होगा, तो मैं सेक्शन को देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे आता है कि नहीं आता। मुझे कभी सेक्शन नंबर्स याद करने हैं तो उस लिस्ट से मुझे पता पड़ जाएगा कि यार ये सेक्शन नंबर्स हैं। मैं थोड़ी यहाँ पे 34 पेज घुमाऊंगा हर एक सेक्शन नंबर को रिवाइज करने के लिए, 34 पेजेस, पागल हो गया क्या? मैं वो फर्स्ट पेज पे देख लूँगा पूरी की पूरी लिस्ट और वहीं से उसको याद कर लूँगा अगर मुझे कभी फ्री बैठ के याद करना होगा तो। सो व्हाट वी आर राइट नाउ डूइंग इज, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज हम बनाएंगे 2 कॉलम्स। देख लो एक बार, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, मैं आपके साथ ही बनाऊंगा, डोंट वरी। एक पतला कॉलम होगा, एक मोटा कॉलम होगा। पतले कॉलम का हेडिंग होगा बेसिकली आपका सेक्शन नंबर, और मोटे कॉलम का आपका नाम होगा सेक्शन नेम। तो अपन ऐसे बेसिकली 2 कॉलम बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, देख लो मैं कैसे बना रहा हूं एक बार। एक पतला कॉलम और बाजू में मोटा कॉलम, इस तरह से आपका पेज दिखेगा। पतले कॉलम का हेडिंग होगा सेक्शन नंबर, और यहां पे सेक्शन नेम। डन। सर टोटल कितने सेक्शंस है कंपनीज है के अंदर? 23 सेक्शंस हैं, सारे के सारे याद करेंगे। अब एक बार लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ में कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में कॉपी कर सकते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 6, सामने नाम लिखते हैं उसका, एसोसिएट कंपनी। ब्रैकेट को पढ़ते हैं क्लॉज 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट पे आते हैं 2 क्लॉज 20, नाम लिखते हैं कंपनी। आगे 2 क्लॉज 21, नाम लिखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब मुझे किसी का नहीं पता, अभी तो मैं सिर्फ लिस्ट बना रहा हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट 222, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 242, फॉरेन कंपनी। मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसको वापस। 245, गवर्नमेंट कंपनी। सर ये बीच बीच के नंबर्स कहाँ गए? सी इंटर में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट 246, होल्डिंग कंपनी। 252, लिस्टेड कंपनी। 262, 1 पर्सन कंपनी।
268 प्राइवेट कंपनी, 269 प्रमोटर, 271 पब्लिक कंपनी, 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 285 स्मॉल कंपनी, 287 सब्सिडरी कंपनी, 2 में आखिरी 92 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये सर सेक्शन 2 का पूरा लिस्ट आपके सामने। नीचे का जूम कर देता हूँ, इनके साथ लिख रहे हो नीचे वाला, तो ये रहा, जूम कर दिया मैंने। कुछ बच गया तो लिख दो, कोई जल्दी नहीं, आराम से। आगे बात करते हैं, सेक्शन 2 खत्म हो गया। इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 3, सिर्फ 3 नाम लिखते सामने। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, 4 कंटेंट्स ऑफ MOA, 5 कंटेंट्स ऑफ AOA, क्या होता है पता नहीं। आगे 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 3 बचे अभी भी, आखिरी 8 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, company formed with charitable objects, 9 effects of registration, एंड आखिरी, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बाजू में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना, 455 डॉर्मेंट कंपनी। दैट्स इट। काउंट करोगे 23 होना चाहिए टोटल। 23 नहीं है तो मैंने कुछ मिस कर दिया फिर, जो हो नहीं सकता। 23 इन टोटल है। 23 लिख लिया? लिख रहे हैं अभी भी, फर्स्ट बेंच वाले लिख रहे हैं आराम से। वेटिंग स्टिल। हटा रहा हूं। लिस्ट बोलता हूं एक बार, आपको रिकंसाइल करना तो आप रिकंसाइल कर लो एक बार। आपसे कुछ छूट गया हो तो मैं फटाफट बोल देता हूँ एक बार, टाइम कम है अपने पास। सारे सेक्शन बोल रहा हूँ, देखो कुछ मिस करा आपने तो। 2/6 एसोसिएटेड कंपनी, 2/20 कंपनी, 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 242 फॉरेन कंपनी, 245 गवर्नमेंट कंपनी, 246 होल्डिंग कंपनी, 250 रजिस्टर्ड कंपनी, 261 वन पर्सन कंपनी, 268 प्राइवेट कंपनी, 269 प्रमोटर, 271 पब्लिक कंपनी, 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 285 स्मॉल कंपनी, 287 सब्सिडी कंपनी, 292 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
3 के ऊपर आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, 4 कंटेंट्स ऑफ एमओए, 5 कंटेंट्स ऑफ एओए, उसके बाद सीधा 7 आ गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फिर 8 आ गया कंपनी टाइटल ऑब्जेक्ट्स, फिर 9 आ गया इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, 4 फिर डोमेन कंपनी। ये आपका बेसिकली लिस्ट है जो आपने लिखा होना चाहिए। ये रहा द होल ऑफ दिस। ये सारा हमको याद करना है नाम और नंबर के साथ, ठीक है। बहुत आसान है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंदर जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। 16 घंटे लगेंगे अपन को इतना पढ़ने में, 16 आवर्स, ठीक है। आज मेरे पास सिर्फ 2 घंटा ही है। देखते हैं कुछ इजी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर कुछ, तो आपने थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, ये जो आपने सेक्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये जिस तरह से इसको फ्रेम करा हुआ है, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि सर इस तरह से सेक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको? सॉरी, अल्फाबेटिकली, सब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। सिर्फ सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ सर। सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन का सेक्शन होता है। तो जितनी भी डेफिनेशन है आप देखना ध्यान से, अल्फाबेटिक, जैसे डिक्शनरी होता है डिक्शनरी, वैसे डिक्शनरी की तरह अरेंज है। एग्जाम्पल देते हैं, चल 42, 45 और 46 की बात करता हूँ। FGH, ठीक है। तो ऊपर बात करते हैं 20, 21, 22 का। कंपनी तो सर तीनों में कॉमन ही है, लिमिटेड बाय कॉमन है, पर क्योंकि पहले G आता है इसलिए G ऊपर है और S नीचे है, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 और भी बाद में याद करना आसान हो जाएगा, बिकॉज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ABCDEFG ऐसा करके, ठीक है। सर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? कितना ऑब्वियस है, गोज विदाउट सेइंग, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा 2 क्लॉज 20 से। सर क्यों? हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो बताओ कंपनी क्या होता है। अगर मुझे कंपनी का मतलब नहीं पता, मैं कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ सकता हूँ? तो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इन आवर सिलेबस हम साथ में कर रहे हैं इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी। लिखना मत कुछ भी, मैं बोलूँगा आपको लिखने का टाइम दूंगा, अभी सिर्फ देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने का आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन एक बार, आप मत लिखना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना, देखना सिर्फ। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार, आप बाद में लिखना। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law, full stop। डेफिनेशन खत्म हो गया। एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं ऑब्वियसली, इतना आसान, बट हमको आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आए कि ना आए, हमको आना चाहिए। इसको याद करना है अपन को, हम याद करते हैं। सर याद करना आसान तब होगा जब मुझे हर एक वर्ड का मतलब पता होगा, तो हमें हर एक वर्ड को पढ़ना ट्राई करते समझना। एक डिफिकल्ट वर्ड आया सर, इनकॉर्पोरेटेड, लिख देते उसका मतलब, हिंदी में लिखो तो पैदा होना, इंग्लिश में लिखना हो तो टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे आते हैं सर, उसने बोला दिस एक्ट। सर हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, तो ऑब्वियसली दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको डिकोडिंग करके दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लैक कलर लिखना है, लाल समझने के लिए है, ठीक है। 2 मिनट कैसा मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए, कि सर डेफिनेशन के अंदर ये पार्ट लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं है लिखा हुआ, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, अपन वो समझने की ट्राई करते हैं। एक कंपनी है, नाम सुना होगा आपने शायद, L&T, फुल फॉर्म लार्सन एंड टूब्रो, एयरपोर्ट बनाती है, ब्रिज बनाती है, सुना होगा ना, L&T फेमस कंपनी है। सर कब पैदा हुआ था ये? 1938 में पैदा हुआ था, ये रियल फिगर है।
अब ये एल कंपनी क्या बोलेगा, सर मैं कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करूँगा। हम उसको बोलेंगे कि भाई क्यों फॉलो नहीं करेगा, तो एल बोलेगा मैं कंपनी ही नहीं हूँ। हम बोलेंगे कंपनी क्यों नहीं हो, बोलते डेफिनेशन देख। डेफिनेशन बोलता है कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बेटे तो 100 साल पहले पैदा हो गया था 1938 में, तब कंपनीज एक्ट 2013 दुनिया में ही नहीं था। तो एज पर योर डेफिनेशन मैं कंपनी नहीं हूँ। अब क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं नहीं फॉलो करता कंपनीज एक्ट 2013, जा जो करना है कर ले। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रीम 11। सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कंपनी पैदा हुआ 2015 में, ये चुपचाप कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा। क्यों सर, ये 2013 वाले कानून के अंदर बना है, कानून 2013 में आया था, ये 2015 में बना है, ये चुपचाप फॉलो करेगा कंपनीज एक्ट 2013। नाटक कौन करेगा, ये सब जो 2013 के पहले पैदा हो गए। हमने बोला अच्छा रुको, डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम डेफिनेशन में आगे ऐड कर देते हैं और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सर एग्जाम्पल दो ना। प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर आपको एक तो पता है कंपनीज एक्ट 1956, सुना होगा नाम, तो ये आपने नाम सुना होना चाहिए कि सर 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। सर उसके पहले क्या था, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1913 था। सर उसके और पीछे जाओ ना, और पीछे जाते हैं, कंपनीज एक्ट 1882 था, एंड उसके पहले भी बहुत सारे एक्ट थे। तो हम जिस एल की बात करे थे, लार्सन एंड टूब्रो, जो 1938 में पैदा हुआ था, आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, उस टाइम पे कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था? माशाल्लाह, राइट आंसर। तो सर ये 1913 के अंदर जब कंपनीज एक्ट चल रहा था, उसके अंदर ये एल पैदा हुआ होगा। वी डोंट गिव अ डैम, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सर क्यों? हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि भाई तो इस एक्ट में पैदा हुआ हो या तो पुराने किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर पैदा हुआ, तो कंपनी है, और क्योंकि तू कंपनी है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। एंड दिस कंक्लूड्स आर फर्स्ट डेफिनेशन। जो काम करें इसको मिटा देता हूँ मैं, ये एल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। बाकी सब काम का है। तो देख, मैंने हर एक वर्ड को समझ लिया, तो मुझे याद करना मुश्किल नहीं होगा। हम रट्टा नहीं मार रहे, हम उसको लॉजिकली समझ रहे हैं। एक बार लॉजिकली समझ में आ गया, फिर तो रट्टा मार ले, इट इज़ ओके। डायरेक्ट रट्टा मारना वेरी मच रिस्की, ठीक है, एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे डर के मारे। देखते हमने कोई वर्ड मिस करा क्या। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या पिछले किसी भी कंपनी लॉ के अंदर। लॉ मत लिखना, कंपनी लॉ लिखना, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, लॉ तो बहुत सारे होते हैं, कंपनी लॉ के अंदर। एग्जाम में आपको जो ब्लैक में लिखा है ना, वही लिखना पड़ेगा। आप दिस एक्ट की जगह कंपनीज एक्ट 2013 लिख नहीं सकते, उसे समझने के लिए है। लिखना तो आपको वही पड़ेगा जहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है। कर सकते हैं कॉपी अब नोटबुक के अंदर। ये आपकी नोटबुक आपको ही पढ़नी है एग्जाम के एक दिन पहले, तो बहुत अच्छे से बनाना। कोई आपकी नोटबुक देखने वाला, तूने हिंदी में लिखा, तूने इंग्लिश में लिखा, बी सेल्फिश। वेटिंग 30 सेकेंड्स और वेट कर रहा हूँ मैं। हर एक चीज़ का मैंने यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो आप भी लिख सकते हो। अभी शायद याद रह जाएगा, बाद में जाके याद नहीं आएगा। 500 पेज पढ़ने हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर, इन केस आप अभी भी लिख रहे हो तो।
टाइम अप, हटाता हूँ इसको। एक बार मैं वापस बोलता हूँ, एज पर, बोलते कैसे, लिखते कैसे एग्जाम में, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ऐसा एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, आप में से किसी को याद हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, लास्ट बेंच कॉर्नर बोल सकते हैं बिना देखे, ट्राई कर सकते हैं एक बार। हाँ वो भाड़ में जाए, डेफिनेशन बोल खाली। वेरी गुड, 95% एक्यूरेसी है, अच्छा है। बाजू में दीदी लेट आने वाली, सही बोल रही, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, चलेगा 70-80%। हाँ सर, अकेले बैठे हुए, परफेक्ट, 100% परफेक्ट। लास्ट, हाँ सी एस के, ट्राई करते हैं एक बार। अबे तू तू येलो येलो, हाँ माशाल्लाह परफेक्ट है। डन विद द फर्स्ट डेफिनेशन, हो गया यार। आगे बात करते हैं सर, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो एग्जाम में आएगा उसकी तरफ चलते हैं अपन। द नेक्स्ट दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू इज इंपॉर्टेंट वन, 2 क्लॉज 42 इज वेयर वी आर, जहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हुआ उसको, पागल को, ओ भैया क्या हुआ तेरे को, तू कोने में एक बार, इधर 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 कोने में, और बार बार बार। हम यहाँ पे हैं सर, फॉरेन कंपनी। सर डेफिनेशन क्या है, बोलता हूँ मैं एक बार, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 रीज़न, मैं बहुत फास्ट बोलूँगा, और दूसरा आपने कभी डेफिनेशन पढ़ा नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ फिर भी एक बार। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आएगा। Foreign company means a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। सर घंटा समझ में नहीं आया, एक काम करते हैं, मैं आपके सामने डेफिनेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, आप उसको रीड, लिखना मत, रीड करना, ऑब्जर्व करना कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन के बाद मैं आपको फिर उसके बाद समझाऊंगा। लाइक ऐसा में उल्टा पैदा हुआ था, तो पहले आप समझोगे फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी क्लास थोड़ा अलग चलेगा अपना क्लास। तो जस्ट ओपन 2 क्लॉज 42 फटाक से एक बार। ऑब्वियसली पहले एक बार 2 क्लॉज 20 भी देख ही लेंगे। 275 274, हाँ सर, यहाँ पे कंपनी का डेफिनेशन हो चुका, उसको अपन फटाक से एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में कभी नहीं आएगा पर फिर भी हम पढ़ेंगे। Section 2 Clause 20 of Companies Act 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं सर। Let's move towards एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन कंपनी। ये रहा सर, जो आपके सामने मैंने पढ़ा था। लिखना मत कुछ, ऑब्जर्व करना सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ट्राई करना उसको समझने की, जितना भी आता है आपको। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है, जितना भी आता है समझ में। फिर मैं इसको हटा दे, सीधा क्वेश्चन दूंगा। आएंगे वापस यहाँ पे 20 मिनट के बाद, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक टेबल बनाता हूँ, 4 कॉलम्स,
डन। दुनिया में 8 केस बन पाएंगे, 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एट। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, बिजनेस एक्टिविटी एट। और लास्ट कॉलम जो आप भरोगे, फॉरेन कंपनी है या नहीं है, आप टिक और क्रॉस मारोगे। पहले मैं 8 केस बना लेता हूं एक बार, फिर अपन डिकोडिंग करते हैं। फर्स्ट केस, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, 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 इंडिया, 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 पाकिस्तान, 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 इंडिया, 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 पाकिस्तान, इंडिया, 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 पाकिस्तान। दुनिया में 9th केस बन ही नहीं सकता एज पर मैथ्स। 3 फैक्टोरियल, 3 2 न्यूटन 6 और 2 कांस्टेंट। दुनिया में 8 ही केस बन सकते हैं, मैंने 8 बना दिए सर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपको सिर्फ लास्ट कॉलम में भरना है कि वो फॉरेन कंपनी है या नहीं है। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो आप टिक मारोगे, अगर फॉरेन कंपनी नहीं है तो आप क्रॉस मारोगे। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ आपके सोल्यूशन निकालने का। जो आपने पढ़ा था उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। आई विल वेट 2 मिनट। लास्ट कॉलम आपको भरना है, या तो फॉरेन कंपनी होगा या फॉरेन कंपनी नहीं होगा। तो आपने जो पढ़ा था उसको याद करके इसको भरना है। हम 2 मिनट के बाद बात करते हैं। रफ में कहीं पे टिक क्रॉस मार सकते हैं, रफ में सिर्फ टिक क्रॉस, कॉपी बाद में करेंगे अपन। अभी फिलहाल टिक और क्रॉस की बात कर रहे हैं बस, दैट्स इट। क्या कर रहे हो पीछे, दूसरी बार बॉर्डर दिया है तुम लोगों ने। टिक क्रॉस जल्दी, जो आपने पढ़ा था बेस्ड ऑन दैट रफ में करना। फॉरेन कंपनी है या फॉरेन कंपनी नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। लॉजिकली देखते हैं। यहाँ पे दोनों को मैं साइड बाय साइड रखा हुआ है, जिससे हम साथ में सॉल्व कर सकें। ओके, वी स्टार्ट नाउ। देखते हैं क्या बोलता है। इट सेज फॉरेन कंपनी, इट मीन्स एनी कंपनी, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही मार्क कर रहा हूँ। और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं पढ़ाया मैंने। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे ही मैंने लिखा आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे केसेस कैंसिल हो जाएंगे सर। पहला केस क्रॉस, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही है पैदा इंडिया के बाहर होना चाहिए। 4th क्रॉस, 6th क्रॉस, 8th क्रॉस। 4 केस कट गए सिर्फ फर्स्ट लाइन से, जहाँ पे हमने बोला इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसके बेसिस पे 4 कट हो गए। आगे बात करते हैं सर। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट तो वैसे भी क्रॉस था, अभी भी क्रॉस ही है। 3rd क्रॉस हो गया सर,
इंडिया होना चाहिए था, क्रॉस हो गया। फिफ्थ क्रॉस हो गया, 6 तो ऐसे ही क्रॉस हो गए। आगे बात करते हैं। वेदर बाय इटसेल्फ से मैंने नहीं पढ़ा है अब तक। आगे आते हैं। एंड लिखा है, एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला लाइन भी नीचे वाला लाइन भी, कि एंड लिखा हुआ है मतलब प्लस। बोलता है कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब लास्ट कॉलम भी इंडिया होना चाहिए था। घूम फिर के सर आई एम ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर 7, जो पूरा डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच बेसिकली इज पैदा इंडिया के बाहर होना, धंधा करने की जगह इंडिया में होना, और धंधा भी इंडिया में ही करना, एंड दैट इज ओनली केस नंबर 7। 4-5 लोगों के थे फुल मार्क्स, उन्होंने डिकोड कर लिया था पहली बार में पढ़ के, बाकियों को करना चाहिए था। आप खुद से करोगे तो आपको फॉर एवर याद रहेगा, मैं कराऊंगा आपको घर जाके रिवीजन करना पड़ेगा, खुद से आना चाहिए। तो कंक्लूजन सिर्फ 7 वाला फॉरेन कंपनी है, इसको हम बाद में कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी पहले पढ़ लेते हैं, बचा हुआ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, जितना हो गया मैं उसको एक बार टिक मार देता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ लिया अब तक, इट मीन्स एनी कंपनी incorporated outside India which has a place of business in India and conducts any business activity in India। इतना हमने पढ़ लिया, ये मैं वापस नहीं पढ़ाने वाला। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बाकी सब बचा हुआ है सर, तो बचा हुआ पढ़ लेते हैं। सर यहाँ पे बोलता है वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, ये फर्स्ट सेट हुआ। सेकेंड सेट इज फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझने की ट्राई करते हैं इसको, नोटिस करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर या तो धंधा मैं खुद करूंगा या मेरा दलाल करेगा, या धंधा मैं दुकान खोल के करूंगा या इलेक्ट्रॉनिकली करूंगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो याद करना आपके लिए इस तरह से आसान होना चाहिए, ये या तो ये, कॉमा ये या तो ये। एग्जाम्पल लेते हैं सर, सपोज मेरी कंपनी का नाम है बर्गर किंग, और मैं सोच रहा हूँ कि यार इंडिया में आके मुझे अपने बेसिकली बर्गर बेचने हैं। बर्गर किंग कभी भी सीधा इंडिया में आके बर्गर बेचना शुरू नहीं करेगा, बहुत सारा पैसा लगता है, इतनी दुकानें खोलेंगे, जगह लेनी पड़ेगी, किराया भरना पड़ेगा, मशीन्स आएंगी इतनी सारी, मैन पावर आएगा इतना सारा, तो कभी भी बर्गर किंग सीधा उठ के मुँह उठा के नहीं आ जाएगा यहाँ पे। वो पहले अपना एक आदमी भेजेगा रिसर्च करने के लिए कि तो एक काम कर, तू मुंबई जा, मुंबई में दादर स्टेशन के बाहर मेरी इस रेसिपी का बर्गर बेच और देख लोगों को जम रहा है कि नहीं जम रहा। अगर जमा तो अपन आ जाएंगे, नहीं जमा तो क्लोज करके तू वापस आ जाना। तो बर्गर किंग खुद आया, उसके पहले उसने अपना एक आदमी भेजा, उस आदमी को अपन बोलते हैं एजेंट। तो वो ये वाला पार्ट हुआ, थ्रू एन एजेंट। जब वो सक्सेसफुल हो गया, मैं खुद ही आ गया सर इटसेल्फ। तो धंधा कर रहे हैं बेसिकली इंडिया के अंदर, धंधा करने की जगह है बेसिकली इंडिया के अंदर, और वो धंधा आप कर रहे हो खुद से या अपने दलाल के थ्रू। दूसरा, मेरे एग्जाम्पल के अंदर दुकान खोलेंगे तो इट विल बी फिजिकली, या फेसबुक की तरह इलेक्ट्रॉनिकली। तो धंधा करने का तरीका दुकान खोल के भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, दलाल के थ्रू भी हो सकता है। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। अब ये क्या हो गया सर, एनी अदर मैनर? एग्जाम्पल लेते हैं लेंस कार्ट का। सर उसका फिजिकल स्टोर भी है, उसका ऑनलाइन भी है धंधा। पैंटलून्स की बात करते हैं, वेस्ट साइड की बात करते हैं, इन सब का फिजिकल शोरूम भी है और ऑनलाइन भी है, मतलब इट इज़ बेसिकली हाइब्रिड। मतलब कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली, ऑनलाइन फिजिकली, ऑनलाइन एजेंट के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय एनी अदर मैनर, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं वापस मार्क करता हूँ जो हमने पढ़ा, हटा इसको मैंने, मार्क करते हैं वापस। इट मीन्स एनी कंपनी incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent, एक दूसरे का opposite, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner। पूरा हमने पढ़ लिया, हर एक वर्ड सिवा एक के, which is body corporate। तो ये भी पढ़ लेते हैं सर।
एक कंसेप्ट होता है सिलेबस में है अपने, समथिंग कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सर मतलब जैसे कंपनी के अंदर कंपनी का खुद का वजूद होता है और कंपनी के मेंबर्स का अलग वजूद होता है, दोनों एक नहीं होते हैं, कंपनी अलग होता है, मेंबर अलग होता है। सेम होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, एलएलपी के अंदर एलएलपी अलग होता है, उसके पार्टनर्स अलग होते हैं। बोलने का मतलब आपका खुद का एक वजूद होता है, खुद का एक वजूद होना को बोलते हैं अपन बॉडी कॉर्पोरेट। तो उसको आप कंपनी बोलो या कुछ भी बोलो, जिसका खुद का वजूद हो, डजंट मैटर। ठीक है, हर एक वर्ड डिकोड किया सर। वापस हटाता हूँ, वापस डेफिनेशन बोलता हूँ, आपके सामने आप देख सकते हो, मैं कभी नहीं देखूंगा, धीरे बोलता हूँ। Foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। आपके सामने रखा हुआ है, हटाता हूँ, आपके सामने से हटाता हूँ। अब जैसे पहली बार बोला था सेम स्पीड से बोलता हूँ, इस बार समझ में आएगा। लेट्स सी। Foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। जो पिछली बार नहीं आया था इस बार 50-60% आया होगा, 100 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 50-60% आया होगा कि हाँ ये जो बोल रहा है ना मोटा, ऐसा कुछ तो था, ऐसा आपको लगना चाहिए। जूम करता हूँ एक बार, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये वाला पार्ट हम डेफिनेशन नहीं लिखने वाले, वो तो बुक में भी लिखा है, उसको क्यों लिखें, ये बुक में नहीं है, ये मेरा क्रिएशन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आप कॉपी कर सकते हैं। हेडिंग ऑब्वियसली होगा आपका फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 42। द नेक्स्ट सेक्शन, दो सेक्शन साथ में जाएंगे, एक 246 और दूसरा 287, दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। सर क्यों? रिलेटिव टर्म्स हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, तो दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ता है। होल्डिंग बहुत आसान है तो अपन पहले सब्सिडरी पढ़ते हैं। एग्जाम में अनगिनत बार आ चुका है, अनगिनत बार, तो बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हम इजी नहीं पढ़ेंगे। टू 87 डायग्राम आता हूँ, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना, लिखना कुछ मत, लिखने का टाइम दूंगा। एक बॉक्स बनाया मैंने, वहाँ लिखा एच लिमिटेड, सामने एक छोटा बॉक्स बनाया, वहाँ लिखा एस लिमिटेड। आगे यहाँ से यहाँ पे एक एरो जा रहा है, नंबर देते हैं 1 और उसके अंदर लिखना शुरू करते हैं, एरो के अंदर कंट्रोल्स दी composition ये ऐसा नहीं हो रहा, मैं बचपन में मैजिक पेन आता था, ऐसा क्यों हो रहा है इसको एकदम से, ये देख कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब नहीं पता अभी, मतलब पढ़ ही नहीं रहे अपन, मैं तो डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और सेकेंड हाफ यहाँ से वापस यहाँ पे एरो, नंबर 2 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छा पूरा ही लिखता हूँ, चल नहीं रहा बस अच्छे से। एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स more than 1/2 of total voting power, लास्ट लाइन उसी के अंदर
either at its own or together with one or more subsidiary companies, full stop. इतना डेफिनेशन है, बाकी सब काम का नहीं है. इसको हमको डिकोड करना है. अगेन रट्टा नहीं मार सकते, लॉजिक समझते हैं सर. फर्स्ट हाफ पे आते हैं. हम पढ़ रहे हैं सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन, 2 क्लॉज 87 पढ़ रहे हैं. हमने लिखा कि सर एच मतलब होल्डिंग. होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑब्वियसली द मीनिंग इज नॉट क्लियर येट कि सर क्या मतलब होता है इस चीज़ का. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज एस लिमिटेड के अंदर वी हैव 5 डायरेक्टर्स. ये पांचों डायरेक्टर्स है, इसको मिल के अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के झुंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं. लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर इन 5 में से 3 या 4 या 5 को अपॉइंट या रिमूव एच करता है. सर तो क्या हो गया, कंपनी में जो भी डेली के डिसीजन होते हैं, सपोज मेरी कंपनी का नाम पिज्ज़ा हट, ठीक है, डिसीजन लेना है कि यार हम चीज़ कहाँ से परचेस करें, अमूल की लें, ब्रिटानिया की लें, गो की लें, जो भी आती होगी, कहाँ से हम चीज़ बाय करें. अब ये डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स लेते हैं. अब एस के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें से मेजोरिटी मतलब 5 में से 3 या 4 या 5 को एच अपॉइंट या रिमूव करता है. इनडायरेक्टली बोलने की ट्राई ये कर रहे हैं कि सर एस के अंदर जो भी होगा वो एच के हाथ में है, क्योंकि एच का आदमी एस के अंदर बैठा हुआ है. तो जैसा एच बोलेगा वैसा एस करेगा, क्योंकि एस के 5 में से 3 डायरेक्टर एच अपॉइंट करता है. और कोई भी डिसीजन लेना होगा 5 लोगों में तो जैसा 3 लोग बोलेंगे वैसा होगा, और वही 3 को तो वो अपॉइंट या रिमूव करता है, मतलब उसके कंट्रोल में सब कुछ. एंड दैट इज़ वाई ये जो दबा हुआ कंपनी है एस, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी. और जो ताकतवर कंपनी है उसको हम बोलते हैं एच, होल्डिंग कंपनी. ये फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वेरी इजी. डिफिकल्ट नीचे वाला है सर, दिमाग उसमें है, इसमें कोई दिमाग नहीं था, बकवास है. तो नीचे दिमाग है. बोलता है एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज. ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है. मतलब क्या सर, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एस लिमिटेड के अंदर 1000 शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स 1000 हैं. उन 1000 में से 501 एच के पास हैं. सर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1000 शेयर का मतलब होता है 1000 वोट्स. अगर मैं कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूँ तो एक शेयर पे मुझे 1 वोट मिलता है, तो 1000 शेयर मतलब 1000 वोट. अब जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं डिसीजन का कि हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. अब ये डिसीजन डायरेक्टर नहीं लेता, ये इक्विटी शेयर होल्डर लेता है. इस कंपनी के टोटल 1000 इक्विटी शेयर्स हैं. उन 1000 में से 501 उसके पास हैं. मतलब अगेन वही हो गया सर जो ऊपर हुआ था कि यहाँ पे जो भी होगा वही डिसाइड करेगा, क्योंकि 1000 में से 501 मेजॉरिटी वोट्स उसके पास हैं. तो जो वो बोलेगा बस बात खत्म हो जाएगी. तो दोनों केस के अंदर कंक्लूजन एक ही है कि सर एस के अंदर जो भी होगा वो एच के हाथ में है. अब या तो डायरेक्टर्स की वजह से है या वोटिंग की वजह से है, डजंट मैटर. 90% डेफिनेशन समझाया मैंने, अभी भी 10% बचा हुआ है. सामने से बता रहा हूँ बचा हुआ है, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे. अभी के लिए आप इतना कॉपी कर सकते हो. सीधे क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बचा अपन समझ लेंगे. मैंने पूरा समझाया नहीं अब तक. ये आपका एग्जाम का पेपर है दिसंबर 2021 का. इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसका. सर्च करना बे.
ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लेता हूँ, मिल गया, ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 6 का सी अपन को करना है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। एक और ढूंढ रहा था मैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे, सेम ही है दोनों। दिस इज एग्जाम का क्वेश्चन सर, दिसंबर 2021, 3 मार्क का आया था। हम इसको अभी का भी सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ते हैं एक बार। BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. The paid up share capital of PQ Private Limited is rupees 30 lakhs, which is 3 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid up. Okay. Analyze with reference to provision of Companies Act 2013 whether PQ Private Limited is a subsidiary of BC Private Limited. फिर आगे तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं। आसान तब होगा मेरे लिए जब मैं उसका डायग्राम बना सकूं इंशाल्लाह। तो मैं एक डायग्राम बनाते हैं उसका, यहाँ बना पाएंगे, यही जगह है, ठीक है। BC उसका सब्सिडी दिया हुआ है KL, एक कंपनी दिया हुआ है PQ के टोटल शेयर्स हैं 3 लाख, हम शेयर्स में बात कर रहे हैं, जिसमें से BC होल्ड कर रहा है 90,000, KL होल्ड कर रहा है 70,000। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो जाए अपनी। BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. The paid up share capital of PQ Private Limited is rupees 30 lakhs, 3 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid up. Analyze with reference to provision of Companies Act whether PQ Private Limited is a subsidiary of BC. क्वेश्चन उससे पूछा है क्या PQ BC का सब्सिडरी है कि नहीं। हमने अब तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से तो आंसर नहीं है सर। क्यों? PQ के टोटल शेयर्स हैं 3 लाख, BC होल्ड करता है 90,000। अब 90,000 अपॉन 3 लाख करोगे तो 50% ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि 3 लाख का 50% तो 1.5 लाख होता है, ये तो सिर्फ 90,000 ही होल्ड कर रहा है। तो अब तक जितना पढ़ा अपन ने, PQ BC का सब्सिडरी नहीं है। पर हम थोड़ा आगे जाते हैं सर, वापस से वहीं जहाँ पे आपने डायग्राम बनाया था और जो मैंने नहीं पढ़ाया था, अब वो पढ़ते हैं सर। फोकस करना, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब डेफिनेशन के सेकंड हाफ से 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया उसने। दिस इज CA, एक लाइन का आधा करके उस आधे लाइन से 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। सेंटेंस में लिखा हुआ है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद से, या फिर और टुगेदर विथ, मतलब मिलकर। किसके साथ मिलकर? अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर। तो सर मेरे केस में यहाँ पे यही तो हो रहा है, ये देख यहाँ पे मैं BC प्राइवेट लिमिटेड 90,000 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, मेरी सब्सिडरी KL 70,000 शेयर होल्ड कर रही है। मतलब मैं मेरी सब्सिडरी के साथ 90,000 प्लस 70,000 विच इज़ 1,60,000 आउट ऑफ 3 लाख होल्ड कर रहा हूँ। म्हणजे PQ सब्सिडरी है BC का। एंड द रीज़न वॉज दैट लाइन, जो आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं जानबूझ के, मैं आपको ये 10 बार भी पढ़ा देता ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता इसमें कि क्या बोल रहा है पता नहीं पागल। अब समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन करा, लाइक ऐसे उल्टा पैदा हुआ। पहले हमने क्वेश्चन करा, अब उसको समझने की ट्राई कर रहे हैं कि सर उस लाइन का क्या मतलब है, आइदर एट इट्स ओन, खुद से, या फिर अपनी सब्सिडी के साथ मिलके। तो यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज अपनी सब्सिडी के साथ मिलके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट हाफ सॉल्व कर लिया अपन ने, सेकेंड हाफ पढ़ते हैं और भी अच्छा। What would be your answer if KL
Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares are held by BC Private Limited in PQ Private Limited. ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मैं बाजू में बनाता हूँ उसको, यहाँ बनाता हूँ बाजू में। वो आपको बोल रहा है कि सर अभी थोड़ा डायग्राम में चेंज होने का। BC जो है वो PQ के अंदर घंटा कुछ होल्ड नहीं कर रहा। PQ के शेयर्स अभी भी वही 3 लाख है। BC की एक सब्सिडरी है, वही जो पहले थी अभी भी वही है, विच इज KL, और KL इसमें होल्ड कर रहा है 1,60,000। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन वापस एक बार, कुछ मिस नहीं करा अपन ने, सीधा सेकेंड हाफ पढ़ रहा हूँ। वॉट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares are held by BC in PQ? मतलब हमारा डायग्राम परफेक्ट है। पहले फर्स्ट हाफ का आंसर लिख देते हैं सर। आंसर इज PQ। लास्ट में दीदी को दिख रहा है ना, आगे आ जाना, बी सेल्फिश। कौन तेरे को रोक रहा है? वो देखो बेचारी अकेली बैठी हुई, तेरे को बुला रही, तेरे को वो आ रही है, वो आ रही है, आ जल्दी उसके पास बैठ। PQ कंक्लूजन लिख रहे हैं हम लोग। PQ is subsidiary of BC। और अंदर डीप में घुसना है अगर, by virtue of मतलब because of section 2 clause 87 सब clause 2। ये होता है लेवल। कैसे हम सेक्शन तो याद करें 2 क्लॉज 87, उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है ना, माँ कसम वो भी याद कर रहे हैं, सब क्लॉज 2 क्लॉज 87 सब क्लॉज 2। ठीक है, बाजू में आते हैं। क्वेश्चन था वुड योर आंसर बी डिफरेंट, माय आंसर वुड बी नो। मेरा आंसर अलग नहीं होगा। सर क्यों? मेरी सब्सिडरी का सब्सिडरी, मेरा सब्सिडरी, वापस बोलता हूँ, ऊपर करना इसको थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं, देख वापस। BC KL को कंट्रोल करता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि KL BC का सब्सिडरी है। KL PQ को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास मोर देन 50% शेयर्स है। तो BC KL को कंट्रोल करता है, KL PQ को कंट्रोल करता है, इनडायरेक्टली BC PQ को कंट्रोल करता है। मेरे दोस्त का दोस्त, मेरा दोस्त। तो BC की सब्सिडरी KL, KL की सब्सिडरी PQ, तो इनडायरेक्टली PQ BC का भी तो सब्सिडरी हुआ। KL का तो है ही, मना नहीं कर रहा हूँ, पर BC का भी तो है। मैं जिसको कंट्रोल कर रहा हूँ वो किसी और को कंट्रोल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं ही तो उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। आपके घर में ऐसा सोच लो कि दादाजी पापा को बोलते हैं, पापा आपको बोलते हैं, तो आपको जो भी बोला जाता है बेसिकली दादाजी तो बोलते हैं, क्योंकि दादाजी के हिसाब से पापा काम करते हैं, पापा के हिसाब से आप काम करते हो। इनडायरेक्टली आप दादा के हिसाब से तो काम करते हो। मैं भी यहाँ पे भी तो ही पढ़ा रहा हूँ कि सर BC आपका बेसिकली दादाजी हो गए, KL आपके पापा हो गए, PQ आप हो गए। सर क्या बोलते हैं इसको लॉ के अंदर? चेन रिलेशनशिप। चेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, चेन रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका, जो आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया उसको देखते हैं एक बार। C, ये रहा, यहाँ से चालू होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखा, ओके सर वो तो हमको आती है, सीधा काम की बात करते हैं। यहाँ से काम की बात हो रही है। इन द इंस्टेंट केस BC प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 shares, which is more than 1/2 of nominal value of equity share capital of PQ. Hence, PQ Private Limited is a subsidiary of BC Private Limited. Second half पे आते हैं. In the second case, the answer will remain the same. KL Private Limited is holding 1,60,000 shares of PQ, that is holding more than 1/2 of voting power. Hence, KL Private Limited is holding company of PQ. And BC Private Limited is holding company of KL. Hence, by virtue of chain relationship, BC Private Limited becomes the holding company of PQ Private Limited. ये आपके सामने, मैं तो बना चुका था ऑलरेडी। दोनों के दोनों डायग्राम आपके सामने। इनके सबको इवेल्युएट करना है तो हो क्या रहा है, ठीक है? हाँ दीदी, सेकंड बेंच रिपीट कर सकते हैं एक बार क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर?
टू कॉर्नर, हाँ हाँ हाँ, बता एक बार मुझे क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ, तू मुझे खाली पहला केस बता दे, इट्स ओके। आउट ऑफ, ओके, जूम करो दीदी, जूम जूम, ले ले ले, अब बोल। वेरी गुड, पर अपन ने केएल के ऐड क्यों करे? क्लॉज, वेरी गुड, हाँ उन दोनों के मिला रहे हैं क्योंकि वो मेरा सब्सिडरी है, ठीक है। पीछे वाइट दीदी, सेकंड हाफ में क्या हो रहा है? ओके, और बीसी कितना कर रहा है? ओके, वेरी गुड, बस बस सही बोला, सही बोला, 100% राइट है, ठीक है। हटा दो मैं इसको, एक बार वापस पढ़ाऊंगा, एक बार पहले एक बार बुक में देख लेते हैं, हमने बुक तो पढ़ी ही नहीं अब तक, बिना बुक के ही पढ़ रहे कब से अपन। ये रहा सर, अब मैंने जाके बुक ओपन करी है, 2 क्लॉज 87, पढ़ रहा हूँ मैं एक बार। सेक्शन 2 क्लॉज 87 डिफाइंस सब्सिडरी कंपनी in relation to any other company that is a holding company means a company in which the holding company, ठीक है, अपना वो एरो होल्डिंग कंपनी से आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था, in which holding company, पहला controls the composition of the board of directors, काम की बात और लिखा है, एंड नहीं है, और exercises or controls more than 1/2 of the total voting power, काम की बात either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। आगे का अपने काम का नहीं है, मुझको फिर भी बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम में आपको इतना लिखा है जितना मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, वापस देखते हैं। As per section 2 clause 87, subsidiary company means a company in relation to a holding company in which the holding company पहला controls the composition of board of directors or exercises or controls more than 1/2 of total voting power either at its own और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है, आगे का भी हम पढ़ेंगे तो सही, काम का नहीं फिर भी। प्रोवाइडेड दैट मतलब एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। अभी आपको सीए इंटर में आएगा, मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, इंटर भी तो करना ही अपन को। वो आपको बोल रहा है एक कंपनी है H, उसके नीचे है सब्सिडरी S1, उसके नीचे एक सब्सिडरी है S2, उसके नीचे एक सब्सिडरी है S3, इसको बोलते हैं लेयर्स। नाउ एज पर कंपनीज एक्ट, आप सी इंटर में जाके पढ़ोगे कि सर लॉ के अंदर सिर्फ 2 लेयर्स अलाउड है, होल्डिंग की सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी, इतना ही अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। सर क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा घुमाते हैं ना लोग, यहाँ कंपनी खोला, वहाँ कंपनी खोला, यहाँ से वहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, तो लोग ऐसा पैसा घुमाते हैं, हम ये नहीं चाहते। तो आप सी इंटर में जाके पढ़ोगे कि सर जो लेयर्स है वो नंबर्स 2 है, कि आप 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडी नहीं रख सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन में कुछ काम करनी है, मैं पढ़ा दिया आपको, फिर भी अपने कुछ काम करनी, अपने काम का येलो वाला पार्ट मार्क कर देता हूँ वापस, जब कोई एग्जाम में लिख कर आना है, इतना नीचे आता हूँ, डेफिनेशन इतना ही है, नीचे उसका मतलब बताया रखा है, मतलब देख लेते एक बार। हमने आपको पॉइंट नंबर 2 पढ़ा दिया,
द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड, डीम मतलब मान लेना, डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से काम की बात करते हैं, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। मेरे तो काम का यही था सर, जो मुझे समझ में आया। लिखना तो कुछ भी नहीं अपन को, जो समझ में आना चाहिए वो आपको ये आना चाहिए। लिखना क्या है, ये लिखना है, ठीक है। हटाता हूं मैं इसको। 246 पे आते हैं। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बहुत आसान है, पहले हिंदी बोलता हूं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, फुल स्टॉप। दिस इज हिंदी डेफिनेशन का कि सर होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। इसका इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंग्लिश कैसा है उसका? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। वापस बोलता हूँ, इसको भी अपन और डिटेल में हिंदी करते हैं। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी इन रिलेशन टू सच कंपनीज ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिनकी ये वाली कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी होती है। ये हिंदी हुआ। देखते हैं एक बार, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। ये सबसे आसान डेफिनेशन मार्क करता हूँ मैं आपके लिए अलग कलर से। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies। तो सिंपल भाषा के अंदर होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। एकदम बकवास टट्टी काम का 2+87, जिसमें बहुत दिमाग है सर। कॉपी तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें से, बुक में सब लिखा हुआ ही है, पढ़ लो। मैं वेट करता हूँ जल्दी, तब तक मैं कोई क्वेश्चन ओपन करता हूँ, दिमाग में सोचते हैं। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, किसी वर्ड के अंदर भी डाउट है तो। वेट करता है अपन 30 सेकेंड। बोलिए प्लीज। उतना आपको एग्जाम में लिख कर आना है। इसको इंग्लिश में डिफिकल्टी आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा और इजी करके बढ़ा देता हूँ। देख, उसे यहाँ पे लिखा इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, यही है वो सच कंपनीज। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अदर, सच मतलब ये वाली कंपनीज, आर सब्सिडरी कंपनीज। तो हिंदी तो ये हुआ ना सर, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। हटाते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आया मेरे, जून 2019 के अंदर एक सिलेबस होता है कंपनी सेक्रेटरी का, नाम सुना होगा मैं, CS। उनका लेवल 2 होता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे अपना होता है CA इंटर, वैसे उनका CS एग्जीक्यूटिव होता है। उसका एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, जून 2019 का CS एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन नंबर 1 का D 5 मार्क का आया था। ऐसा मेरे ब्रेन में कुछ स्टोर्ड है। ओपन करते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे ओपन होता है, आपको दिखता है कि नहीं दिखता, ट्राई करते हैं। सर्च करो यहाँ पे CS एग्जीक्यूटिव, आपको दिख क्यों नहीं रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको ओपन करें, इसमें कैसे दिखेगा? मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, पहले तो सर्च करना पड़ेगा मेरे लैपटॉप में। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ।
मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डिक्टेट करना आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दुनिया में बन नहीं सकता, दैट इज माय गारंटी। सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2019 क्वेश्चन नंबर 1 का डी 5 मार्क का आया था, देखते हैं पेज नंबर 39 पे होना चाहिए, मिल गया। डिक्टेट कर रहा हूँ, मतलब हम दूसरे सिलेबस का ऊपर के लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने से ऊपर पे हो नहीं सकता, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ PKA India Private Limited, the paid up share capital of PKA India Private Limited is rupees 20 crores, is rupees 20 crores, comma, consisting of 150 lakhs मतलब 1.5 करोड़, 150 lakhs fully paid up equity shares, 150 lakhs fully paid up equity shares of rupees 10 each, and 50 lakhs and 50 lakhs fully paid up and 50 lakhs fully paid up cumulative preference shares and 50 lakhs fully paid up cumulative preference shares of rupees 10 each, cumulative preference shares of rupees 10 each, full stop के बाद PKA India Capital Private Limited, नाम कंफ्यूजिंग है ध्यान से, PKA India Capital Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited, रिपीट करता हूँ, PKA India Capital Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited are holding 55 lakhs, are holding 55 lakhs and 25 lakhs, 55 lakhs and 25 lakhs equity shares, 55 lakhs and 25 lakhs equity shares respectively, 55 lakhs and 25 lakh equity shares respectively in PKA India Private Limited, in PKA India Private Limited, full stop. Next paragraph. PKA India Capital Private Limited, PKA India Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited, PKA India Capital Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited are subsidiaries of Lord Krishna Private Limited, are subsidiaries of Lord Krishna Private Limited, full stop. अब मेन क्वेश्चन आया, examine whether PKA India Private Limited, examine whether PKA
PKA India Private Limited is a subsidiary of, examine whether PKA India Private Limited is a subsidiary of Lord Krishna Private Limited, Lord Krishna Private Limited, question mark, question mark. Next line, दूसरा क्वेश्चन, would your answer be different, would your answer be different if Lord Krishna Private Limited, would your answer be different if Lord Krishna Private Limited has 5 out of 7 directors? रिपीट कर रहा हूँ, would your answer be different if Lord Krishna Private Limited has 5 out of 7 directors on the board of directors, on the board of directors of PKA India Private Limited, on the board of PKA India Private Limited. That's it. एक हिंट देता हूँ, डायग्राम बनाओगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, इतना आपको मैं हिंट दे सकता हूँ. रफ में करना, फेयर मैं करवाऊंगा, रफ में करना. रफ में करना. आई विल वेट 5 मिनट. फिर डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है. थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा. कैपिटल और टेली, ये सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है. इंडिया 55 और 25 ना, इंडिया की बात करते हैं. उसने बोला यहाँ पे कि सर शेयर्स की बात करूँ, सिर्फ 2 करोड़ शेयर्स हैं. 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ इक्विटी है और 0.5 करोड़ प्रेफरेंस है. कितना ऑब्वियस है, प्रेफरेंस में तो कुछ काम का नहीं है. प्रेफरेंस शेयर में तो वोटिंग पावर ही नहीं होती सर. हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. ये तो वोटिंग पावर में ही नहीं आता. ये मेरे आउट राइट इररिलेवेंट हो गया. कोई काम का नहीं, कुछ काम का नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें वोटिंग पावर नहीं होता. ठीक है, आगे बात करते हैं. बचा 1.5. तो हमने भी जो क्वेश्चन किया उसके हिसाब से 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा कि सर इट इज़ बेसिकली 70 lakhs आउट ऑफ 1.5 CR. 53.33% आता है, विच इज़ मोर देन 50%. नाउ लॉर्ड कृष्णा अपनी सब्सिडरीज के थ्रू इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% होल्ड कर रहा है. एंड हेंस द कंक्लूजन कि सर इंडिया सब्सिडरी कंपनी होगा लॉर्ड कृष्णा का. ये फर्स्ट हाफ का आंसर एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें कुछ दिक्कत था ही नहीं अपन को. अपन ने जो क्वेश्चन किया CA इसका फाउंडेशन वाला, उससे एक लेवल ऊपर. सर एक लेवल ऊपर क्यों? उसमें एक सब्सिडी के थ्रू आप होल्ड कर रहे थे, इसमें 2 के थ्रू होल्ड कर रहे हो. बात तो वही हुई ना. तो एक सब्सिडी के थ्रू उसमें होल्ड कर दे मोर देन 50% या 2 का मिला के होल्ड करे. अल्टीमेटली तो हम ये देख रहे हैं कि तू अपनी सब्सिडी के थ्रू मोर देन 50% होल्ड करता है. वो एक सब्सिडी हो कि 2 सब्सिडी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तो यहाँ पे 2 सब्सिडी को मिलाकर मैं उसके अंदर
मोर देन 50% होल्ड करता हूँ, इसलिए मैं एल के होल्डिंग कंपनी बन जाऊंगा और इंडिया मेरा सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर विल बी यस। सेकंड पे आते हैं, बोलते हैं सर क्या आपका आंसर अलग होता अगर लॉर्ड कृष्णा इंडिया के अंदर 7 में से 5 कितना, 5 में से 3 कितना था, 7 में से 5 डायरेक्टर अपॉइंट करता, तो आंसर होता नो, माई आंसर विल नॉट बी डिफरेंट, मतलब माई आंसर विल रिमेन द सेम, मतलब ये अभी भी सब्सिडरी होगा और ये अभी भी होल्डिंग होगा, पर इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विच इज़ 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1 आ जाएगा, और जो ये वाला था ये 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 2 था। एक और चेंज हो जाएगा सर, फर्स्ट वाले आंसर के अंदर वो मेरा इनडायरेक्ट सब्सिडरी था, इनडायरेक्ट इसलिए बिकॉज मैं मेरी सब्सिडी के थ्रू होल्ड कर रहा था, तो मेरा कंट्रोल तो था बट इनडायरेक्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट होगा क्योंकि सीधा मैं उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करता हूँ 7 में से 5 को, तो कंक्लूजन दोनों का ये एक ही होगा कि हाँ सब्सिडरी है, हाँ सब्सिडरी है। फर्स्ट वाले के अंदर 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1 और दूसरे के अंदर 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 2। मेरे पास इसमें ओपन नहीं हो रहा था, आपको दिखाता कि वो किस तरह से वो लिखते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब क्लॉज 2, ठीक है। यहाँ पे लोग 2 क्लॉज 87 याद करने से डर रहे हैं दूसरे क्लासेस के अंदर, हम आपको 2 क्लॉज 87 के अंदर सब क्लॉज 2 में भी लेके जा रहे हैं श्रद्धा अनुसार, ठीक है। आपके सभी मौका है ऐसे लिख कर आ जाएगा, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस, आपके श्रद्धा होता है वैसा लिख कर आ सकते हो एज पर 287, या आपकी श्रद्धा होता है एज पर 287 सब क्लॉज 2, श्रद्धा अनुसार, ठीक है। मैं तो अंदर तक याद करवाऊंगा। खत्म, इसका आंसर हो गया, इतना सही तो है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लैपटॉप मेरा कनेक्ट करूंगा, आई विल शो यू द आंसर। अभी के लिए आपके पास आंसर्स हैं, इसको अपन लिख लेंगे आंसर प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी हैव द आंसर एटलीस्ट, ठीक है। बाजू में आते हैं, चार डेफिनेशन की अपन ने आज के लेक्चर के अंदर, और ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया दिस वाज, बाद में गूगल के अंदर गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको, जून 2019 CS एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन नंबर 1 का D, सब्जेक्ट का नाम SBEC, या मैं अगली बार खोल के बता दूंगा, गूगल के अंदर गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लेक्चर के पहले जहाँ से मैं आया, मैं यहाँ पे आया मुलुंड से, लाइफ में पहली बार भिवंडी आया मैं, यहाँ से जाऊँगा मुमरा, लाइफ में पहली बार। तो जब मैंने यहाँ पे लेक्चर लिया, वहाँ मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया, औकात, उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि वो लोग कर पाएंगे, आपको देख के लगा आप कर पाओगे, तो मैंने करवा दिया। तो मुलुंड ब्रांच के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया ही नहीं, आगे बढ़ गया, आपकी क्लास में करवाया क्योंकि मुझे लगा आप कर पाओगे, आपने कर भी लिया। मुमरा में देखते देखो इंशाल्लाह क्या होता है, पहली बार जाऊंगा लाइफ के अंदर मुमरा, क्योंकि यार यहाँ से तुम्हें से कोई मुमरा आज तक नहीं, नाइस, पहली बार जाऊँगा, यहाँ भी पहली बार आया लाइफ में भिवंडी में, कभी देख सुना था मैंने खाली, बस पहली बार देख भी लिया, ठीक है। आपका लेक्चर कोई और लेने वाला था, पंकज मेहता करके, बट उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मुझे भेजा गया। मैं रहता हूँ अंधेरी वेस्ट, अंधेरी वेस्ट से भिवंडी 50-60 किलोमीटर होता है, ठीक है, पैसा कमाएंगे। आओ सर, 4 डेफिनेशन को वापस रिकॉल करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं अपन। पहली बार चारों मैं बोल रहा हूँ, फिर चारों आप बोलोगे, स्टार्टिंग इन द सेम सीक्वेंस जहाँ से हमने पढ़ा था। कंपनी का डेफिनेशन था, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। 242 पे आते हैं। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और डायरेक्टली रिमोट एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन अदर मैनर। नेक्स्ट पे आते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ व्हिच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज। 2 क्लॉज 87 पे आते हैं। Subsidiary company is a company in which the holding company पहला controls the composition of board of directors or
exercises or controls more than one half of total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. Easy peasy. आपकी बारी, मेरा हो गया. स्टार्ट करते हैं. किससे हमने बात नहीं करी? दीदी आपसे बात नहीं करी. मुझे सिर्फ पहले बताइए नंबर और नाम. 220 क्या है, 242 क्या है, 246 है, 287 क्या है? बुक बंद करके बोलिए. कंपनी का डेफिनेशन. फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन. माशाल्लाह. 2 क्लॉज 42 बोल सकते हैं. इन and in any other. अभी तो बोल. in any other manner. और किससे बात नहीं करी? हाँ दीदी आपसे बात नहीं करी. कंपनी का डेफिनेशन जल्दी. लड़के बैठे इतने सारे, जल्दी जल्दी कर. हाँ कंपनी का डेफिनेशन. आगे तो बोल. मुमरा की ट्रेन पकड़नी है. माशाल्लाह. पीछे तीनों से बात कर ली. ग्रीन से बात कर ली, वाइट से बात कर ली, ब्लैक से बात करी मैंने नहीं. 2 क्लॉज 87 हिंदी में भी चलेगा. जल्दी बोल बस, टाइम नहीं मेरे पास. होल्डिंग का बोल रही है, सब्सिडी का डेफिनेशन बोल रही है. किसका बोल रही है? सब्सिडी का. हाँ सब्सिडी का क्या डेफिनेशन? क्या? दो सब्सिडी होनी चाहिए. कैसी किसी बात कर रही है? ऐसा कब पढ़ा है मैंने? एक भी तो सब्सिडी हो सकती है, दो से ऐसा लिखा हुआ है. होल्डिंग कंपनी बोल. होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या था? हिंदी में चलेगा. सही बोल रही है. बोल. विच इज अ सब्सिडरी कंपनी. सही तो बोल रहे, पूरा बोल. पिंकी तुझसे बात करी? हाँ तुझसे तो बात कर ली ना. नहीं बात नहीं करी तुझसे मैंने. सेक्शन का नंबर और नाम जल्दी जल्दी बोल. फॉरेन नहीं, फॉरेन कंपनी. माशाल्लाह. हाँ सर, कौन है वाले भैया? 2 क्लॉज 20 डेफिनेशन जल्दी से. माशाल्लाह. हाँ सर, बीच में जो भैया बैठे हैं. 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन. क्या? शेयर्स. शेयर्स कहाँ से आ गया भाई? बाजू में सर, वाइट वाले भैया. किसका? होल्डिंग का याद नहीं, बाकी 3 याद है. सॉरी, तो कैसे चलेगा? बीकॉम थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, क्लास में ही करना है. बाकी सब कैसे क्लास में कर रहे हैं? सॉरी, मतलब समझ में आया? मतलब ही समझ में नहीं आया.
मतलब ही समझ में आया, मतलब आया ना, मतलब ठीक है, नाइस। और किससे बात नहीं करी? हाँ, कोने वाले भैया, मैगी। तू फॉरेन कंपनी, जल्दी बोल, मैं बुमरा भागना है। हाँ, फॉरेन कंपनी, तू मैगी। हाँ, कौन सा मैगी? तू अलते ही वाला मैगी। फॉरेन कंपनी। वेरी गुड। और फिजिकली एंड बिजनेस एक्टिविटी, प्लेस तो हो गया ना? कहाँ, पाकिस्तान में? हाँ, इंडिया में, नाइस, डन। तो हमने 2 घंटे में, 2.25 घंटे में सिर्फ 4 सेक्शन करे, बट ये आपको 100% क्लियर होने चाहिए सर। क्वेश्चन हम सिर्फ 2 ही कर पाए, मोर क्वेश्चंस टू फॉलो।